गरीब बहू की हरियाली तीज। विनीता के माता पिता बहुत गरीब हैं। विनीता के पिता एक प्राइवेट ऑफिस में चपरासी का काम करते थे। उसी ऑफिस में काम करने वाले रोहित को विनीता से प्यार हो जाता है और वो विनीता से शादी कर लेता है। लेकिन विनीता की सास उसे बहुत परेशान करती है। कलमुही, पता नहीं मैंने कौन से पाप किए थे कि तू मेरे घर की बहू बनकर आई है। रोहित को तुझ में ऐसा क्या दिख गया कि तेरे जैसी भिखारिन को मेरे गले बांध गया। ना तो तेरे बाप ने शादी में कुछ दिया और ना ही अब तीज पर कुछ देगा। कान खोलकर सुन ले, ये तेरी पहली तीज है। पहली तीज मायके से आती है। जा जाकर बोल दे अपने बाप से कि कपड़े गहने और मेरे लिए उपहार भेज दे। इतना बोलकर सुनीता धक्के मार मार कर विनीता को घर से बाहर निकालने लगती है। विनीता रोते हुए कहती है, माँ जी मेरे पिताजी बहुत गरीब हैं। वो इतना सब कुछ नहीं दे पाएंगे। थोड़ा तो रहम कीजिए। नहीं दे पाएगा तो मेरे बेटे से शादी क्यों की? हाँ, शादी करने से पहले अपनी औकात और हमारा स्टैंडर्ड तो देख लेता। सुनीता विनीता की एक नहीं सुनती और उसे घर से निकाल देती है। वो अंदर से दरवाजा बंद कर लेती है। माँ जी दरवाजा खोलिए। विनीता के बहुत कहने पर भी सुनीता ने दरवाजा नहीं खोला। विनीता रोती हुई अपने ससुराल से बाहर आती है और एक मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ जाती है। विनीता बहुत रोई जा रही थी। उसके रोने की आवाज सुनकर मंदिर के पुजारी का दिल पसीज जाता है और वो विनीता के पास जाते हैं। पुजारी विनीता से पूछते हैं, क्या बात है बेटी, तुम रो क्यों रही हो? तुम्हें देखकर लगता है कि तुम्हारी नई नई शादी हुई है। नई दुल्हनें तो बहुत खुश रहती है, फिर तुम रो क्यों रही हो? क्या तुम अपनी शादी से खुश नहीं हो? ऐसी कोई बात नहीं है पंडित जी। मेरे पति बहुत अच्छे हैं। वो मुझे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन मेरी सास मुझे बहुत परेशान करती है। मेरे माता पिता बहुत गरीब हैं, इसलिए मेरी शादी में वो कुछ दहेज नहीं दे पाए। मेरी सास इस बात से मुझसे नाराज रहती है। मेरे पति कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर गए, जिसका फायदा उठाकर आज मेरी सास ने मुझे घर से निकाल दिया। क्या? अब तुम्हें घर से निकाल दिया? लेकिन क्यों? क्या तुमसे कोई गलती हो गई थी? मेरी गलती बस इतनी है कि मैं बहुत गरीब परिवार से हूँ। हरियाली तीज आने वाली है। शादी के बाद मेरी ये पहली तीज है। मेरी सास ने मुझसे कहा है कि मैं अपने मायके जाऊं और वहाँ से महंगे कपड़े, गहने और तीज का सारा सामान और उनके लिए उपहार लेकर आऊं। अब आप ही बताइए पंडित जी, मेरे पिताजी कहाँ से कर पाएंगे इतना सब कुछ? उन्होंने पहले ही मेरी शादी में जो कर्ज लिया था वो नहीं चुका पाए। फिर वो मुझे महंगे कपड़े और गहने कहाँ से दे पाएंगे? मैं अपने माता पिता को और मुसीबत में नहीं डालना चाहती, इसलिए मैं यहाँ आ गई। बहुत अच्छा किया बेटी जो तुम यहाँ आ गई। ये भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का दरबार है। यहाँ से कोई भी खाली हाथ नहीं जाता। तुम सारी चिंता भगवान भोलेनाथ पर छोड़ दो और अपने पिता के घर चली जाओ। भगवान भोलेनाथ तुम्हारी कोई ना कोई मदद जरूर करेंगे। लेकिन मैं अपने माता पिता से क्या कहूंगी कि मेरी सास ने मुझे घर से निकाल दिया है? ये जानकर उनके दिल पर क्या बीतेगी? बेटी, अगर तुम यूं ही भटकती रही तो वे और परेशान हो जाएंगे। तुम अपने माता पिता के घर चली जाओ और उनसे इस बारे में कुछ मत कहना। देखना, तीज से पहले भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती तुम्हारी कोई ना कोई सहायता जरूर करेंगे। पुजारी जी के समझाने पर विनीता अपने माता पिता के घर चली जाती है, लेकिन वो उनसे कुछ नहीं कहती है। एक दिन, क्या बात है विनीता बेटी, जब से तू आई है बहुत उदास है। सब ठीक तो है ना? कहीं दामाद जी से कुछ? नहीं माँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा मतलब? प्रमिला के पूछने पर विनीता रो पड़ती है। क्या बात है बेटी, तू रो क्यों रही है? देख विनीता, अपनी माँ से कुछ मत छिपा। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। बता ना बेटी, बता ना क्या बात है? विनीता ने प्रमिला को सब कुछ बता दिया। विनीता बेटी, ये सच है कि एक शादीशुदा लड़की की पहली तीज पर उसके मायके से गहने, कपड़े और उपहार दिए जाते हैं। अगर तेरी सास ने ये सब लाने को कहा है तो इसमें उनकी कोई गलती नहीं। कमी तो हमारी है कि हम सदियों से चले आ रहे रीति रिवाज और परंपरा को भी चलाने के लायक नहीं है। फिर भी मैं तेरे पिताजी से कहूंगी कि वो कुछ ना कुछ करके तेरे लिए तीज पर कपड़े और गहनों का इंतजाम करे। नहीं माँ, तुम ऐसा कुछ मत करना। पिताजी पहले ही कर्जे में डूबे हुए हैं।
कर्ज निपटाने के लिए वो ओवर टाइम करते हैं। इससे उनकी सेहत लगातार खराब होती जा रही है। मैं उन्हें और तकलीफ नहीं देना चाहती, लेकिन बेटी अगर हमने कुछ इंतजाम नहीं किया तो तेरी सास तुझे कभी ससुराल में कदम भी नहीं रखने देगी। फिर हम समाज वालों को क्या मुंह दिखाएंगे। उस रात विनीता के पिता घनश्याम जब घर आते हैं तो प्रमिला उन्हें सारी बात बताती है। विनीता की माँ, अब हमारे पास फूटी कौड़ी भी नहीं बची है। ले देकर यही घर बचा है, हम ये घर गिरवी रख देंगे। उससे जो पैसे मिलेंगे उन पैसों से हम विनीता के लिए तीज का इंतजाम कर देंगे। ठीक है जी, आखिर बेटी का घर बचाने के लिए हमें कुछ तो करना ही पड़ेगा। दूसरे दिन घनश्याम अपने ऑफिस के मालिक से बात करके उसके पास अपना घर गिरवी रख देता है और उससे जो पैसे मिलते हैं उन पैसों से वो गहने, कपड़े और उपहार खरीद कर घर आ जाता है। विनीता की माँ, ये लो मैं तीज का सारा सामान ले आया हूं। परसों तीज का त्योहार है, हम ये सारा सामान लेकर विनीता के साथ उसके ससुराल जाएंगे। ठीक है विनीता के बाबा। एक दिन के बाद तीज का त्योहार था। तीज के दिन विनीता और प्रमिला दोनों तैयार होकर मंदिर जाने की तैयारी करते हैं। माँ जल्दी चलो वरना मंदिर में बहुत भीड़ हो जाएगी। मैंने पूजा की थाली सजा ली है। हाँ विनीता बेटी चल, मैं तैयार हूँ। विनीता और प्रमिला दोनों पूजा का सामान लेकर मंदिर की ओर निकल पड़ती हैं। तभी रास्ते में उसकी नजर एक जगह पर जाती है जहाँ बहुत भीड़ लगी हुई थी। माँ वहाँ देखो कितनी भीड़ लगी है, शायद वहाँ कोई दुर्घटना हो गई है, हमें वहाँ जाकर देखना चाहिए। हाँ विनीता बेटी चल, शायद किसी को हमारी मदद की जरूरत हो। विनीता और प्रमिला दोनों भीड़ के पास गए। वहां उन्होंने देखा कि विनीता के ससुर जयदेव घायल हालत में सड़क पर गिरे हुए थे। जयदेव बेहोश हो चुके थे। उनके पास खड़ी भीड़ ये सब देख तो रही थी लेकिन उनकी कोई मदद नहीं कर रहा था। दरअसल जयदेव रोज मॉर्निंग वॉक पर जाया करते थे। आज भी वो मॉर्निंग वॉक पर निकले थे लेकिन ना जाने कहां से एक गाड़ी आई और उन्हें जोर की टक्कर मारकर निकल गई। विनीता अपने ससुर के पास जाती है। पिताजी होश में आइए। माँ पिताजी को फौरन अस्पताल ले जाना होगा। विनीता बेटी मैं किसी ऑटो वाले को रोकती हूँ। प्रमिला ने एक ऑटो वाले को रोका। विनीता और प्रमिला जयदेव को ऑटो पर बिठाकर पास के अस्पताल में ले गए। देखिए, दुर्घटना की वजह से इनका बहुत खून बह गया है। इन्हें फौरन खून की जरूरत है, नहीं तो इनकी हालत बिगड़ सकती है। डॉक्टर साहब आप मेरा खून ले लीजिए, लेकिन मेरे पिता समान ससुर को बचा लीजिए। लेकिन विनीता बेटी आज तो तेरा व्रत है ना। कोई बात नहीं माँ, मैं भूखी रह सकती हूँ लेकिन अपने पिता समान ससुर जी को कुछ नहीं होने दूंगी। तुम फिक्र मत करो माँ, मुझे कुछ नहीं होगा। अब ठीक है, आप मेरे साथ आइए। विनीता डॉक्टर के साथ जाती है और अपना खून अपने ससुर जयदेव को डोनेट करती है। खून चढ़ने के कुछ देर बाद जयदेव को होश आ जाता है। विनीता बहू, तुमने मेरी जान बचाई। पिताजी अभी आपको आराम की जरूरत है, हम बाद में बात करेंगे। अभी आप चुपचाप आराम कीजिए। विनीता ने अपने पिता घनश्याम को फोन करके अस्पताल बुला लिया और अपनी सास सुनीता को भी सारी बात बताई। थोड़ी देर में सारे लोग अस्पताल पहुंच गए। डॉक्टर ने सुनीता से कहा, आपकी बहू ने बिल्कुल सही समय पर आपके पति की जान बचा ली, नहीं तो आपके पति को कुछ भी हो सकता था। डॉक्टर की बात सुनकर सुनीता को अपनी करतूतों पर बहुत पछतावा होने लगा। मुझे माफ कर दे बहू, मैंने तुझे घर से निकाल दिया, फिर भी तूने तीज के दिन मेरे सुहाग की रक्षा की। माँ जी, पिताजी की जान बचाना तो मेरा कर्तव्य है। आखिर आप दोनों मेरे माता पिता हैं। रोहित की गैर हाजिरी में आप दोनों मेरी जिम्मेदारी हैं। लेकिन बहू, तू भी तो हमारी जिम्मेदारी थी। हमने अपनी जिम्मेदारी ठीक तरह से नहीं निभाई। तभी वहाँ रोहित आ जाता है। कोई बात नहीं माँ, जिस तरह से विनीता ने अपनी जिम्मेदारी निभाई है उसी तरह से अब मैं भी अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगा। अरे रोहित बेटा, तू कब आया? आज सुबह ही आया हूँ। आते ही मेरे बॉस ने बताया कि विनीता के पिता ने आपकी तीज की डिमांड पूरी करने के लिए अपना घर गिरवी रख दिया है। लेकिन अब चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि जो पैसे विनीता के पिता ने उनसे लिए थे मैंने वो सारे पैसे उन्हें वापस कर दिए। रोहित बेटा, मैं तुम्हारा बहुत आभारी हूँ। तुमने हम गरीबों के ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है। पिताजी, बेटे कभी अपने माता पिता पर उपकार नहीं करते, अपना फर्ज निभाया करते हैं। घनश्याम जी, उपकार तो आपने हम पर किया है। आपने अपनी हीरे जैसी अनमोल बेटी हमें दी। आज विनीता ना होती तो मेरा तीज अधूरा रह जाता। सुनीता ने आगे बढ़कर विनीता को गले से लगा लिया और वादा किया कि वो विनीता को कभी उसकी गरीबी के ताने नहीं देगी। उस दिन विनीता, प्रमिला और सुनीता तीनों ने साथ मिलकर तीज की पूजा की, व्रत कथा सुनी
और मिलकर तीज का त्योहार मनाया।